चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम सुनील है। मैं राजस्थान के पाली जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग होम टाउन से की है और ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर के ब्यावर स्टेट कॉलेज से 2016 में की। 2017 में मैंने यूपीएससी सिविल सेवा के लिए प्रिपरेशन शुरू की। मतलब 2019 के एग्जाम में मुझे आईपीएस सेवा मिली। अच्छा, अभी चूंकि आप एनपीए गए हैं या यूएल पे हैं? सर मैं अभी यूएल पर हूँ। यूएल पे हैं, तो आपने ट्रेनिंग नहीं ली? यस सर। अच्छा, इस देश में जब भी पुलिस का नाम आता है एक शब्द आता है पुलिस रिफॉर्म। और वास्तव में जो कॉलोनियल मेंटेलिटी से हमारा सेटअप था, उस कारण से पुलिस ज़्यादातर जो है डर, फियर कायम करती रही और एक निगेटिव अप्रोच से ही लोग देखते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका पार्ट बनने के बाद कि वास्तव में कहाँ कहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है पुलिस में? यस सर, ये कठोर सत्य है कि अभी भी पुलिस और जनता का संबंध जिस प्रकार का होना चाहिए आज़ाद भारत में और एक विकास प्रशासन के दृष्टिकोण से वैसा नहीं बन पाया है। सुधार के विभिन्न आयाम हैं, जैसे पुलिस और राजनेता संबंध, पुलिस का अपने डिपार्टमेंट के अंदर अन्य कार्मिकों से संबंध और पुलिस जनता संबंध। तो पुलिस नेता के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, गोरे समिति, रिबेरो समिति और पद्मनाभय समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई है उनको लागू किया जाना चाहिए। साथ ही जो अतिरिक्त राजनीतिक दबाव बनाया जाता है प्राय विभिन्न मामलों में, उसे कम किया जाना चाहिए। पुलिस का अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी कार्य संस्कृति, क्षमता विकास और विभिन्न समस्याएं, आंतरिक समस्याएं जैसे कि हथियारों की कमी होना, कस्टडी में होने वाली मौतें इत्यादि को सुधारने की ज़रूरत है। और पुलिस जनता, इन दोनों के रिलेशन को सुधारने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग और महिला पुलिस है। लेकिन ऐसे नहीं लगता ये सब जैसे आप बात बोल रहे हैं बुकिस ज़्यादा है? अगर आप देखें तो पुलिस को लड़ना किससे है? पुलिस किसके बीच काम करती है? अपराधियों के बीच। अगर पुलिस उस तरह से कंट्रोल नहीं करेगी, केपीएस गिल का आपने नाम सुना है? वो हमेशा कहा करते थे अगर पुलिस सॉफ्ट हो जाएगी, सामुदायिक हो जाएगी तो फिर डरेगा कौन, और डरेगा नहीं तो फिर हमारा लॉ और ऑर्डर ये कैसे कंट्रोल होगा? सर मेरे विचार से डर के माध्यम से कार्य करवाना एक अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि प्राथमिक। अगर हम एक अच्छा वातावरण निर्मित करके कार्य करें तो डेफिनेटली उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। डर, हथियार का प्रयोग और ऊपर से अथॉरिटी का प्रयोग एक अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। अच्छा, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ तो समझ में आता है, ये बार बार हम लॉ के साथ ऑर्डर शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाट इज ऑर्डर? सर ऑर्डर का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसी व्यवस्था और माहौल निर्मित करना जहां लोग अपने हितों को सहसंबंधित कर सके। इसके अलावा लॉ को हम एक साधन मान सकते हैं, ऑर्डर एक साध्य है। लॉ थ्योरेटिकल अधिक है, वहीं ऑर्डर वो प्रैक्टिकल है। तो दोनों को एक संपूर्ण व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से साथ में बोला जाता है। अच्छा, एक और पुलिस ऑफिसर्स जो है पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत रहता है उनके ऊपर, और मुंबई कमिश्नर के साथ एक घटना हुई, शायद आप वाकिफ़ होंगे, वहाँ के गृह मंत्री से और उनका टसल हुआ, और उन्होंने जब अपनी बात रिवील की कि मुझसे ऐसा कराया जा रहा है तो उनको सस्पेंड कर दिया गया और कई तरह की जांच चल रही है। इस प्रेशर, और ये लगभग हर जगह है, व्यवहारिक तौर पर देखा गया, कभी यूपी में न्यूज़ आती है, कभी हर जगह से न्यूज़ आती है, राजस्थान में आती है। इस प्रेशर को होते हुए मान लीजिए अगर आप ऐसी कंडीशन में होते हैं जब वहाँ का प्रभावी मिनिस्टर, गृह मंत्री, जिसके हाथ में आपकी पोस्टिंग है, आपका ट्रांसफ़र है, और वो कहता है कोई ऐसा काम करने को जिसमें ना तो आपकी नैतिकता गवाह देती है और ना वो बाय रूल सही है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर इसने ट्रांसफ़र कर दिया तो ऐसी जगह भेज देगा जहां से आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जिस कारण से आपने अपनी पढ़ाई करी, जिस लिए आप आईएएस या आईपीएस में आए हैं और चाहते हैं कुछ कर जाना, सोशल इम्पैक्ट, लेकिन वो मौका ही नहीं मिलेगा। आपको स्पोर्ट्स में उठा के भेज दिया, आपको सिविल डिफेंस में उठा के भेज दिया। तो ऐसे में चूंकि पद पे रहना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो आप करोगे काम। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अगर आपने किया तो क्या होगा, आप ऐसी जगह भेज दिए जाओगे, और अगर वहां से चले गए तो आप जो काम के लिए आए हो एक आईपीएस ऑफिसर बनने, वो काम नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे? सर सबसे पहले तो यह कि जब भी अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की जाती है वो एकाएक ना होकर एक प्रोसेस में होती है। तो जब भी मुझे लगेगा कि मुझ पर अनुचित रूप से दबाव बनाया जा रहा है, मैं वो तत्काल रूप से उसी समय उसका विरोध करना शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि ट्रांसफ़र राजनीतिक कार्यपालिका के हाथ में है, और अगर वह दबाव में मेरा ट्रांसफ़र भी कर देते हैं तो किसी भी पोस्ट पर रहते हुए मेरे पास उस पोस्ट के लायक काम करने के पर्याप्त अवसर रहेंगे। तो मैं यह नहीं सोचूंगा कि मेरे पास
उस पोस्ट पर करने के लिए क्या है और क्या नहीं है। मैं कहीं पर भी रहते हुए अपना कार्य करूँगा, और अगर मेरा कार्य अच्छा है और लोगों द्वारा भी उसकी सराहना की जा रही है, तो राजनीतिक कार्यपालिका पर भी दबाव होगा कि वह अनुचित ट्रांसफ़र न करे। आप क्रिकेट खेलते हैं, इंटरेस्ट है आपका क्रिकेट देखना कि खेलना? सर दोनों। दोनों। कितने प्रकार से आउट होते हैं? सर ऑफिशियली 11 तरीकों को माना गया है। दैट इज़ बोल्ड, स्टंपिंग, कैच आउट, LBW, रन आउट, मनकट, इसके अलावा गेंद को 2 बार मारना, विकेट पर आती हुई बॉल को जानबूझकर रोकना, एक्स्ट्रा टाइम लेना, जैसे कि निश्चित समय में न पहुंचना पिच पर, और बाकी 2 रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मंकडिड जिसको कहा, वाई दिस इज मंकडिड, क्या होता है ये और उसका नाम मंकडिड क्यों पड़ा? सर ये एक भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। क्या नाम था उनका? सर एग्जैक्टली मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या होता है इसमें? सर इसमें गेंदबाज जिस सिरे से गेंदबाजी करता है, अगर वहाँ पर उपस्थित बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले ही अपने क्रीज को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, तब गेंदबाज के पास यह विकल्प रहता है कि वो उसको वार्निंग दे दे, अन्यथा उसे रन आउट कर दे। ये जेंटलमैन गेम माना जाता है, लेकिन इस अश्विन ने 2019-20 में काफ़ी चर्चित रहा और अश्विन काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। तो लगता है ये जेंटलमैन स्पिरिट इस गेम की स्पिरिट के खिलाफ है? सर इसकी खोज, या हम इसका कहें कि इसका प्रयोग तो काफ़ी पहले ही पता चल चुका था, बट जेंटलमैन गेम होने के नाते इसका प्रयोग बहुत कम ही किया जाता रहा। बट चूँकि वर्तमान में व्यावसायिकता बढ़ने के कारण खिलाड़ियों पर भी दबाव रहता है कि वो इस ठीक। अच्छा, आपने हॉबी में डाला इनोवेटिव फार्मिंग, तो इनोवेटिव फार्मिंग में जैसे आप क्या क्या करते थे? सर वर्तमान में अभी मैं 3 प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा हूँ। पहला सहभागी सिंचाई प्रबंधन, दूसरा प्रिसीजन फार्मिंग, और तीसरा वर्मी बायोडाइजेस्टर। अच्छा, पहला था आपका सहभागी सिंचाई प्रबंधन। इसमें क्या क्या कंसेप्ट आता है, कैसे कैसे करते हैं आप? सर इसमें फॉर्मली रूप से एक औपचारिक संगठन बनाया जाता है, और सिंचाई क्षेत्र में शुरू से लेकर एंड तक जो भी प्रक्रिया होती है उनको संगठन के माध्यम से संचालित किया जाता है। इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो संकल्पना है वो मजबूत हो जाती है। चूँकि राजस्थान में सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है तथा पानी की अक्सर कमी रहती है, तो इसके माध्यम से संगठित रूप से मैं ये कार्य करना इसमें चाहता एक हूँ। प्रैक्टिकल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस में जाइएगा तो आप हैं तो उसमें भी ये समस्या आती है। नहर के शुरू में तो पानी रहता है, अंतिम में पानी नहीं रहता है। वो सारे पहुँचते हैं घुमा फिरा के, इंजीनियर से लेकर गांव वाले पहुँचते हैं वहीं लठ लेकर कि साहब ये हुआ। तो इसको आप कैसे इंश्योर कीजिए, क्योंकि जो आगे वाला नहर जहाँ से चालू हुई, और ये खासकर आपके जो चंबल वाले क्षेत्र में है वहाँ खूब होता है इस कि जो नहर के अंतिम सिरे तक, तो उसको कैसे इंश्योर किया जाए कि बाकी को मतलब सबों को पानी मिल जाए? सर मैं इसमें 3 उपाय करना चाहूँगा। पहला प्रशासनिक स्तर पर, दूसरा ग्रामीण स्तर पर, और तीसरा तकनीकी का प्रयोग। प्रशासनिक स्तर पर की योजना का निर्माण सही तरीके से हो, बीच में जो लीकेज की संभावना बनती है जैसे कि नहर को तोड़ा जाना या कहीं लूप होल्स रख दिया जाना, वो न हो। दूसरा ग्रामीण समुदाय को शामिल करूँगा, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या नागरिक समाज, NGOs आदि, ताकि वो समय समय पर निगरानी करते रहें। तीसरा तकनीकी का प्रयोग, जैसे कि ड्रोन, पोर्टल का निर्माण, ताकि अगर कहीं पानी की चोरी हो रही तो सूचना दे सके। आप इरिगेशन क्षेत्र में भी काफ़ी ये देखें तो राजस्थान में भी ड्रिप इरिगेशन की क्या स्थिति है? सर पिछले 1 दशक में ड्रिप इरिगेशन का काफ़ी विस्तार हुआ है, बट अभी भी आशानुरूप विकसित नहीं हो पाया है यह क्षेत्र। अभी लगभग 15 से 20% जो टोटल एग्रीकल्चर क्षेत्र है वही इसके अंतर्गत आ पाया है। अच्छा, अगर हम बात करें हाइड्रोफोनिक्स की और एरोपोनिक्स की, तो राजस्थान में हाइड्रोफोनिक्स या एरोपोनिक्स पे काम हो सकता है, या लाभकार है, या बहुत ज़्यादा तकनीकी बहुत ज़्यादा है और गांव वाले या समान स्तर पे नहीं आ सकता ये अभी? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। कई किसान इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसमें जयपुर निवासी एक किसान का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है, और क्योंकि ये नवीन तकनीकी पर आधारित है इसलिए इसमें जैविक कृषि, प्रिसीजन फार्मिंग इत्यादि के इसको भी शामिल है। अच्छा, प्रिसीजन फार्मिंग में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? सर प्रिसीजन फार्मिंग का अर्थ ये होता है कि हम खाद, बीज और पानी इसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि जितनी आवश्यकता हो पौधों को
उतना ही मिले और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके। तो इसमें डेटा, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि सभी को शामिल किया जाता है। किसानों की आय जो दुगनी करने की बात हो रही है, उसमें व्यवहारिकता तौर पे क्या क्या किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए और किसानों की आय बढ़े, दुगनी हो या उससे बढ़ जाए या थोड़ी कम भी रहे लेकिन बढ़े, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर, हमें इसके लिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि एपीएमसी रिफॉर्म्स, दूसरा सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाना, प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत बनाना, कृषि में जो कनेक्टिविटी है उसे और इंक्रीज करना, साथ ही खाद बीज जो कि अक्सर अभी भी जो बीज प्रतिस्थापन रेशियो है भारत में वह अभी भी मात्र 20% पर है, यानी कि किसान अपने खेत में उगाए गए बीजों का ही अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस रेशियो को और अधिक बढ़ाना, तो इन सभी पर कार्य किया जाना चाहिए। ओके, आप पाली से हैं। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई और उसी क्रम में हम लोगों ने पाली जिला से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। बता सकते हैं कौन सा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजी? सर, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। राजस्थान विलेज, राजस्थान टूरिज्म के लिए फेमस है, तो यहाँ विलेज टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए? मार्केटिंग, ब्रांडिंग करके। ओके, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है? सर, मौर्य काल में अभिशासन पर बल दिया गया था, वर्तमान में भी गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। दूसरा, मौर्य शासन काल में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, उनके स्थानांतरण, वेतन निर्धारण इत्यादि के हमें उल्लेख मिलते हैं अर्थशास्त्र से। वर्तमान में भी इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा, समय समय पर शासक द्वारा दौरे किए जाते थे ताकि लोगों की समस्याओं को जाना जा सके कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। वर्तमान में भी इसी तरह की पद्धति पाई जाती है। ओके, अभी इतिहास के बारे में बहुत अधिक डिस्कशन हो रहा है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ रीराइटिंग आवर हिस्ट्री, यानी कि हमारी जो इतिहास है उसको पुनर्लेखन किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अभी वर्तमान समय में ऐसी बातें क्यों उठ रही हैं और क्या होना चाहिए पुनर्लेखन? सर, इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा ही होता रहा है, ऐसा नहीं है कि यह कोई नया मुद्दा है। जब भी कोई व्यक्ति अथवा कोई विचार स्वयं के अपने एंगल से किसी चीज़ को देखने का प्रयास करता है तब वह हिस्ट्री की रीराइटिंग बन जाता है। वर्तमान में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें रीराइटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि कई क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं, जैसे कि सुदूर दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत। कई ऐसे क्षेत्र हैं, साथ ही कई ऐसे हिडन हीरोज़ हैं जिनके बारे में बहुत कम। ओके, आप इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? सर, एनकाउंटर विधिक तो सही है, नैतिक आधार पर इसकी आलोचना अवश्य हो सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने, एक अंतिम उपाय के रूप में स्वयं की सुरक्षा तथा एक वृहद परिप्रेक्ष्य में समाज की सुरक्षा, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एनकाउंटर किया जाना चाहिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की सीमाओं में रहते हुए। ओके, क्रिकेट आप खेलते भी हैं, कितने प्रारूप में क्रिकेट खेला जाता है? सर, आईसीसी के अनुसार 4 प्रारूप हैं। वन इज लिमिटेड मैच ओवर, जो कि सामान्यतः 60 और 50 ओवर का होता है। एक टेस्ट मैच है जो 3 से 5 दिनों का होता है। दूसरा T20 है और तीसरा T10, चौथा T10 है। आईसीसी ने उसको ये कर दिया, रिकमेंड कर दिया? यस सर, मेरी जानकारी के अनुसार चारों को उसने रिकमेंड किया है। और अभी 100 बॉल क्रिकेट जो हो रहा है वो भी तो एक प्रारूप है, इसी मंथ में स्टार्ट हुआ है। सर, इसके बारे में ऑफिशियली मुझे पता नहीं है। सर, जो ऐसा कहा जाता है कि समाज जैसा होता है पुलिस भी उसको ऐसी मिलती है, क्या आप सहमत हैं सर? सर, मैं क्वेश्चन, समाज जैसा होता है पुलिस भी उसको उसी प्रकार की मिलती है, क्या आप सहमत हैं सर? सर, इस कथन का संदर्भ यह है कि जैसा व्यक्ति होता है संस्थाएं भी उसी हिसाब से बन जाती है। हर स्थिति में यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार समाज में कुछ कुरीतियाँ, कुछ प्रथाएं हो सकती है जिन्हें बदलने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। अतः उस पुलिस का दृष्टिकोण उससे भिन्न हो सकता है, परंतु सामान्यतः अगर समाज अच्छा होता है, उसमें नैतिकता रहती है, तो फिर पुलिस या और कोई भी संगठन उसी हिसाब से कार्य करता है। आफ्टर 1991 बहुत सारे बदलाव आए, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आया और उनके प्रति क्राइम के नेचर में भी बदलाव आया। तो क्या हम ये मान करके चले कि हम जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है?
सर, हम इस विचार को वन साइज फिट्स ऑल के अप्रोच से नहीं देख सकते हैं। कई स्थितियों में सुधार भी हुआ है। महिलाएं जैसे जैसे घरों से बाहर निकली है, संयुक्त परिवारों के बंधनों से बाहर निकली है, उन्हें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आज़ादी मिली है। लेकिन कठोर सत्य ये भी है कि कई क्षेत्रों में उसे प्रताड़नाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कार्यस्थल पर लैंगिक और मानसिक शोषण, बढ़ती दुविधाएं, जैसे कि पति और पत्नी के बीच परिवार में संघर्ष, आजीविका को लेकर घरों में अभी भी निर्णय में महिलाओं की उतनी भूमिका नहीं है। तो ये सभी समस्याएं अभी भी विद्यमान है। अच्छा, एक और ट्रेंड देखा गया है कि जैसे जैसे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं वैसे वैसे तलाक की दर में वृद्धि हो रही है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सर, परिवार के भीतर संघर्ष पहले भी विद्यमान था, लेकिन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता पहले उतनी प्राप्त नहीं थी। अब जैसे जैसे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, वह अपने ऊपर से बंधनों को कम करना चाहती है, और इन्हीं बंधनों को कम करने का जो प्रयास है कि पति और पत्नी के बीच में वह सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, और दोनों के बीच एक ईगो क्लेश की जो प्रवृत्ति है वह भी पनप जा रही है, और दोनों के बीच समन्वय में जो कमी आ रही है उसके कारण तलाक की दर थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हाल के कुछ वर्षों में देखा जा रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। अगर हम 10 साल पीछे, 20 साल पीछे जाएं तो उस समय भी भारत एक राष्ट्र तो था ही, पर शायद ये कॉन्सेप्ट उतना लोगों के दिमाग में नहीं था। अचानक से इधर होने लगा। तो आप इन दोनों, अगर हम अवधियों के बीच के अंतर को देखें तो अगर हम मान लियो 2010 के बाद से लें और 2010 के पहले का लें तो दोनों राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? हम राष्ट्र के रूप में तो तब भी थे और अब भी, फिर अचानक से अभी इस शब्द पे क्यों फोकस दिया जा रहा है? सर, पहले 2010 से पहले जो राष्ट्र था वह सैद्धांतिक अधिक था। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा था। समाज के सभी वर्ग स्वयं को उससे जुड़ा हुआ उतना महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2010 के बाद पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स के कारण समाज के सभी वर्ग आपस में जुड़े हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो के बीच जो दूरी थी वो अपेक्षाकृत कम हुई है। कुछ सेक्टरों में बढ़ी है, बट कई जगह कम भी हुई है। तो इस नवीन दृष्टिकोण से हम राष्ट्रवाद को देख सकते हैं। तीसरा, प्रारंभिक 2010 से पहले का जो राष्ट्रवाद था वह मुख्यतः मिथकों पर और परंपराओं पर आधारित था, जबकि आज का जो राष्ट्रवाद है वह इंक्लूसिव राष्ट्रवाद हम उसे कह सकते हैं, जो कि आर्थिक डायमेंशन, पर्यावरणीय डायमेंशन, इन सभी को शामिल करता है। सर, अच्छा, आपने बात कही है, अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो एक तरफ लगता है भारत अपने आप को कि हम नेशन में और खासकर वर्ल्ड मैप में एक भूमिका निभाएं, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में, एक ऐसा राज्य जिस पे सब बात करें। लेकिन हम जब अपनी रिलेशन पे आते हैं तो देखते हैं कि हमारा स्टैंड बहुत एक पक्षीय नहीं है और बड़ा एक तरह से ढुलमुल कहा जाता है। जैसे हमास और इजराइल देखिए, जब द्वंद्व हुआ तो हमने कहा हम फिलिस्तीन के साथ भी, इजराइल के भी साथ हैं। जब दो में लड़ाई हो रही है तो शायद एक गलत हो, किसी एक के साथ होना चाहिए जो सही है। इसी तरह तालिबान की जो स्थिति अफगानिस्तान में है, वहाँ भी हालत ये है कि हम कहते हैं कि नहीं वहाँ नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। हम डायलॉग कर सकते हैं लेकिन हम सेना नहीं भेज सकते। तो इस हालात में जो ये सारी सिचुएशन जो हमारी डिप्लोमेसी की उभरती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम सही हैं या हमें एक और स्ट्रॉन्ग उस पे आना चाहिए, जैसा कि नेम 2.0 में कुछ हिंट है? सर, इजराइल और तालिबान के संबंध में हमारी नीति नेम से ज़्यादा प्रभावित रही है। हमारी नीति यह रही है कि शक्ति का प्रयोग कम से कम हो और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों का समाधान हो। साथ ही जिन भी दो पक्षों के बीच में संघर्ष है वे आपस में इस समस्या का समाधान करें समझौते से। चूँकि हमास और इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है तो भारत के लिए ये एक दुविधापूर्ण स्थिति थी कि किसका पक्ष लिया जाए और किसका नहीं, क्योंकि दोनों अपनी जगह उचित थे। इसलिए भारत ने स्वयं को इस पक्ष से अलग रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलगाव नहीं किया, उस मुद्दे के समाधान के लिए प्रयासरत रहा। वहीं तालिबान के मुद्दे पर चूंकि भारत ने तालिबान को एक आतंकी संगठन घोषित किया था और हमारी पॉलिसी रही है कि हम आतंकी संगठन के साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वह सत्ता से अपनी भागीदारी हटा न ले, तो इस कारण हमने तालिबान से दूरी बनाए रखी। लेकिन वर्तमान में जब अमेरिका और चीन
रूस इत्यादि उससे बातचीत कर रहे हैं और तालिबान भी अपने रवैये में थोड़ा शिथिल हुआ है, तो हम नए स्टैंड की तरफ आगे बढ़े हैं जो कि नेम 2.0 है। अच्छा, अभी जैसे शिफ्टिंग हमेशा पावर और इसकी स्ट्रैटेजी की होती रही है, अभी जो है सारी दुनिया का जो ध्यान है वो अफ़गानिस्तान पे है। इधर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इनका रोल ऑब्वियसली बढ़ा है, मध्य एशियाई देश भी थोड़े इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसे में भारत को क्या अप्रोच लेनी चाहिए, खासकर अफ़गानिस्तान, इन्हीं देशों को लेते हुए अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण बढ़ाने को या अफ़गानिस्तान में शांति बहाली को? अमेरिका छोड़िए, वेस्टर्न यूरोप छोड़िए, इन देशों के साथ क्या करना चाहिए? सर, भारत को सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, रूस इत्यादि के साथ हम सहयोग कर सकते हैं। जैसे ईरान के साथ चाबार समझौता पहले से ही प्रभाव में है, इसी प्रकार रूस के साथ हम सहयोग बढ़ा सकते हैं। चूँकि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, साथ ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच नई दूरी का विकास होता जा रहा है, अतः हमें इन दोनों की इक्वेशन को भी ध्यान में रखना होगा और अफ़गान के नियंत्रण में अफ़गान स्वामित्व वाली और अफ़गान नेतृत्व वाली उस सरकार का समर्थन करना चाहिए जो अफ़गान क्षेत्र के सभी समाज और सभी वर्गों को शामिल करती है। अभी कल के अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा कि तालिबान से हम बात करेंगे, अब पहले वाली बात नहीं होगी कि केवल युद्ध करेंगे। वार्ता तालिबान से अमेरिका ने शुरू की, भारत ने भी वार्ता के लिए तैयारी की, मतलब तैयार हो गया कि पहले जब हमारा स्टैंड अलग था, अब हम बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान सरकार के इस रुख को देख के क्या लग रहा है, क्या समझ गई सरकार की वो कमज़ोर हो चली है और बिना वार्ता किए अब सोल्यूशन नहीं निकलेगा? सर, जब से अमेरिका ने यह घोषणा की कि वह अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने वाला है, तब निश्चित रूप से अफ़गान सरकार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है। दूसरा, नॉर्दर्न अलायंस जिसमें कि कजाक और किर्गिज़ और स्थानीय समूह हैं, उसके द्वारा भी विरोध बढ़ता जा रहा है और तालिबान द्वारा शहरी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। अतः अफ़गान सरकार एक समझौते को लेकर आगे बढ़ रही है ताकि शांति स्थापित की जा सके। अच्छा, भारत में भी बहुत सारे कानूनों को लेकर डिमांड है। मानसून सेशन हमारा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन कुछ कानून जिस पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे एक पॉपुलेशन कंट्रोल है, इसका एक 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने एक पहल की। आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसा रूल नहीं आना चाहिए जिससे हम पॉपुलेशन को नियंत्रित कर सकें? क्योंकि रिसोर्स डिसबैलेंस बहुत हो रहा है और जानते हैं कि सारी समस्या की जड़ कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स होता है। तो आपका क्या मानना है, कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए? यस सर, जनसंख्या नियंत्रण समय की आवश्यकता है, लेकिन हमें इससे वन साइज और फिट्स ऑल के हिसाब से नहीं दे सकते। दक्षिणी भारत के राज्यों ने काफ़ी स्थिति को कंट्रोल किया है, लेकिन उत्तरी भारत के राज्यों में स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। जैसे कि राजस्थान में टोटल फर्टिलिटी रेट 2011 के अनुसार अभी भी 2.7 है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में यह 3 से ऊपर है। अतः इन राज्यों में इस प्रकार के कानून और नीतियों की आवश्यकता है, लेकिन इसे ऊपर से इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक उचित क्रमिक और सतर्क तरीके से इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक लोग स्वयं अपनी ओर से इसमें पहल ना करें, लोगों में जागरूकता ना आए, तब तक एक बाध्यकारी उपायों को नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही यूपी सरकार की जो रणनीति थी, उसने जो ड्राफ्ट पेश किया है, उसमें कुछ कठोर प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि 2 से अधिक बच्चे होने पर हतोत्साहित करने के कुछ कठोर प्रावधान। इतने कठोर प्रावधान नहीं होने चाहिए, उनको एक प्रोसेस में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन 70-75 साल पहला देश है शायद भारत जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी लागू की 70s में, और 50 के बाद से हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो इस तरह अगर करते रहेंगे तो कैसे, हम कब तक जाएंगे? और जो हालात हैं, बहुत जल्दी ही आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करने जा रहे हैं और फिर हालात जो है और डिस्टर्ब होंगे और सारी समस्याओं की जड़ जितनी हम लोगों ने चर्चा की, कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस है। तो एक अच्छा सलूशन, एक त्वरित निर्णय बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है। तो हम क्यों त्वरित निर्णय की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? कठोर होगा सर, अवेयरनेस के कारण हमें लाभ मिला है, लेकिन अवेयरनेस के साथ समस्या ये रहती है कि इसका प्रभाव हमें काफ़ी लंबे समय में देखने को मिलता है। त्वरित उपाय के लिए हमें विकास पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे विकास होगा, वैसे जनसंख्या नियंत्रण में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, चूंकि इस प्रकार के कठोर उपाय कभी कभी काउंटर फायर भी कर सकते हैं,
जैसे समाज के बीच धार्मिक विद्वेष बढ़ना, एक धर्म द्वारा यह मान लिया जाना कि उसी को टारगेट करके इस प्रकार की नीतियां बनी जा रही है। दूसरा, वंचित वर्गों पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, जैसे गरीब लोगों पर, क्योंकि उन्हें अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक जो एमिनिटीज है वो नहीं मिल पा रही है। तो जब हम विकास की तरफ ध्यान देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे और इस प्रकार के कठोर प्रयासों को एक क्रम में लागू करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बढ़ोतरी होगी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, इतिहास में ऐसी कौन सी घटना है जो आपको लगता है कि गलत तरीके से विवेचित की गई है, इसका इंटरप्रेशन अलग होना चाहिए था पढ़ने के दौरान, अब नई चीज़ों के आने के दौरान, और कौन सा एक दूसरी घटना है जो आपको लगता है कि इतिहास में इसे मौका देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है, उसे जरूर से मौका देना चाहिए? सर, पहली घटना के रूप में मैं उदाहरण देना चाहूँगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई, उसके संदर्भ में जो इतिहासकारों द्वारा व्याख्या दी गई है। अभी तक मुख्यतः अकबर को इसमें विजयी बताया गया तथा राणा प्रताप की हार हुई, यह प्रदर्शित किया गया। लेकिन जो स्थानीय साक्ष्य है उनके अनुसार महाराणा प्रताप ने इसमें सरेंडर नहीं किया था, बल्कि यह युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था। तो इस पर पुनः विचार किया जाने की आवश्यकता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के राजस्थान शाखा ने इस पर अभी कुछ निर्णय भी लिए हैं। दूसरा तरफ, हाँ, क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसी घटना जो आपको लगता है इतिहास में जिसको ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए था या पूरी तरह वो छूट गया हो, किसी भी पार्ट से हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई रीजन हो सकता है, क्षेत्र? सर, पूर्वोत्तर भारत में भी अहोम राजवंश जो कि 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था तथा 1828 तक उसने अस्तित्व बनाए रखा था। सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजियों का प्रारंभिक शासन, एक लंबे अंतराल को इसने देखा, लेकिन अभी भी उसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को पता है। उनका उद्भव, उनके योगदान, मुगलों से संघर्ष, इस पर अहोम के सबसे प्रभावी राजा के नाम में किसी का नाम आपको याद है? सर, छोलवंशुकपा इसके संस्थापक थे और 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुंग एक शासक हुए थे। उन्होंने कामरूप के साथ अच्छा संघर्ष किया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में राजकुमारी जयमती का नाम भी काफी लिया जाता है। चलिए एक बात और बताइए, अगर आपको भगवान आशीर्वाद देता है और पावर देता है, जो चाहोगे वो बदल जाएगा, जैसे जिसको छूओगे वो हट जाएगा, है ना, तो भारत में से क्या हटाना चाहोगे? सर, मैं भारत से अशिक्षा को हटाना चाहूंगा। ओके, थैंक यू स्नेह, यू कैन गो नाउ।